हेलो एवरीवन, क्यूआरएस नर्सिंग की और एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम नॉर्सेट 9 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हर एक एमसीक्यूज के साथ हम पेरी एमसीक्यूज जो सब्जेक्ट जो टॉपिक आएगा या कुछ और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। पेरी एमसीक्यूज मतलब जैसे पेरी ऑपरेटिव होता है वैसे ही पेरी एमसीक्यू मतलब एमसीक्यू के आगे पीछे उसके साथ। जैसे प्री इंट्रा पोस्ट ऑपरेटिव होता है, पेरी ऑपरेटिव सिनेरियो बिल्कुल ऐसा ही। तो हर एमसीक्यूज के साथ उससे जुड़ी हुई कुछ बातें भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, द नर्स नोट्स दैट ए पेशेंट्स फुल थिकनेस स्कार इज सर्कमफेरेंशियल अराउंड द लेग एंड इट इज पल्सलेस। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो क्वेश्चन को पहले समझिए कि पेशेंट का क्या है, बर्न पेशेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें पेशेंट है बर्न पेशेंट। कैसा बर्न हुआ है, फुल थिकनेस बर्न। ठीक है, और फुल थिकनेस बर्न जब हील होने के लिए ट्राई करता है या कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद क्या हो जाता है, उसमें स्कार फॉर्मेशन। स्कार मतलब क्या, आपने देखा होगा जलने के बाद या कहीं एक बड़ा घाव होने के बाद उसमें स्किन का थोड़ा एक हार्ड फॉर्मेशन हो जाता है, उसी को बोलते हैं स्कार। तो इसमें स्कार फॉर्मेशन है और वो कैसे हुआ है, सर्कुमफेरेंशियल अराउंड द लेग्स। मतलब मान लीजिए ये पाँव है, ये पाँव में फुल थिकनेस बर्न होता है या इस लेग में फुल थिकनेस बर्न होता है। अब इसमें स्कार फॉर्मेशन हुआ है, कैसे, चारों तरफ से पूरा अराउंड द लेग्स इसमें स्कार फॉर्मेशन हुआ है, जिसके कारण क्या हो रहा है, पल्सलेस हो रहा है। वो लेग क्या हो रहा है, या मान लीजिए ये लेग है और ये फुट की तरफ है। तो इसमें जब हम पोस्टीरियर टिबियल या फिर डोर्सालिस पेडिस चेक कर रहे हैं तो इसमें पल्स धीमा आ रहा है या पल्स बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो इसमें नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या है। ऑप्शन ए में है एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन, ऑप्शन बी है प्रिपेयर फॉर स्केलेटोमी, ऑप्शन सी एलिवेट द लिम्ब एंड ऑप्शन डी है अप्लाई ए वार्म कंप्रेशन। तो पहले जानना है कि प्रॉब्लम क्या है। ये क्वेश्चन आया है बर्न से। बर्न का एक कॉम्प्लिकेशन है स्कार फॉर्मेशन, जिसके कारण हो सकता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। क्या हो सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ठीक है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम के बारे में हमने कहा पढ़ाई किया है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, उसमें भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम पहले है क्या, ये जान लीजिए कि हमारा जो ये मसल कंपार्टमेंट है या ये एक लिम्ब है जहाँ पे बॉर्न इंजरी हुआ है, इसके अंदर क्या है, बोन है, ब्लड वेसल्स गए हैं, न्यूरॉन्स गए हैं, नर्व वेसल, ब्लड वेसल हो, वेनस ब्लड वेसल हो या आर्टेरियल ब्लड वेसल हो, सब इसके थ्रू से पास किया है। और ये क्या है, क्लोज्ड कंपार्टमेंट है क्योंकि इसको कवर करके रखा है मसल के ऊपर फेसिया के ऊपर स्किन, इसको एक सीमित स्पेस में रखा है, एक लिमिटेड स्पेस में इसको रखा है। और जब भी चाहे फ्रैक्चर हो, ठीक है, या फिर इस केस में देख लीजिए, इसमें क्या हुआ है, बर्न इंजरी है। बर्न इंजरी होने से क्या होता है, एक तो इसके अंदर इडिमा होगा, स्वेलिंग होगा, उसके अलावा क्या होगा, जो स्कार फॉर्मेशन होगा, जो थिक स्किन लेयर फॉर्मेशन होगा, वो क्या करेगा, इसके अंदर जो इन्फ्लामेशन हुआ है बर्न के कारण वो बाहर आने को ट्राई कर रहा है, एक प्रेशर क्रिएट हुआ है, उसको ये स्कार क्या करेगा, रोकेगा। लेकिन अंदर क्या, सूजन बढ़ रहा है, इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है, ऊपर स्कार हो गया है जो कि हार्ड है, वो और एक्सपांड नहीं हो पा रहा है। तो उसके कारण अंदर जो प्रेशर बिल्डअप होगा वो किसको प्रेस करेगा, ब्लड वेसल्स को, नर्व न्यूरॉन्स को प्रेस करेगा। ठीक है, तो अगर वो आर्टेरियल ब्लड वेसल्स को प्रेस कर रहा है तो क्या होगा, आर्टेरियल सप्लाई आगे कॉम्प्रोमाइज होगा, आगे की लिम्ब के लिए आर्टेरियल सप्लाई ठीक से नहीं जा पाएगा। इसी को ही बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। सेम सिनेरियो कहाँ पे होता है, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स में। तो इसके ही कारण क्या हो रहा है, पल्सलेसनेस हो रहा है। तो पहले हमें जानना है कि टॉपिक कहाँ से है, क्वेश्चन कहाँ से है, कौन से टॉपिक से। तो यह है बर्न इंजुरी का कारण कंपार्टमेंट सिंड्रोम। बर्न इंजुरी में क्या होता है, स्कार फॉर्मेशन होता है। सेम इसी स्कार से और एक क्वेश्चन आता है, ये तो अराउंड लेग हुआ, अराउंड लिम्ब होने से होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम।
अगर ये अराउंड चेस्ट कैविटी हुआ, ठीक है, मतलब चेस्ट के ऊपर हुआ, तो तभी क्या होगा, चेस्ट ठीक से एक्सपांड नहीं हो पाएगा। अगर चेस्ट कैविटी के अराउंड हुआ तो चेस्ट एक्सपांशन क्या होगा, इसमें कम हो जाएगा। चेस्ट एक्सपांशन अगर कम हुआ तो सांस लेने में तकलीफ होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, ठीक है। तो एस्कारोटोमी, एस्कार फॉर्मेशन से ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है इसके मैनेजमेंट में, एस्कारोटोमी, ठीक है। एस्कारोटोमी है इसका मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एस्कारोटोमी कैसे किया गया है, देखिए काट दिया गया है। टोमी मतलब क्या, कट करना। इसमें जो एस्कार फॉर्मेशन हुआ था, जो स्किन हार्ड हो गया था, उसको कट करके प्रेशर को रिलीज कर रहे हैं, तो इससे चेस्ट एक्सपांशन होगा। इस पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा था, इसीलिए एस्कारोटोमी किया गया, ठीक है। सेम पैर में भी किया जा सकता है, जब कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप करेगा तो इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जब भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है ना, पेन मेडिकेशन काम करता है, आप चाहे ओपियोइड एनालिसिस तक भी चले जाएं, ओपियोइड, ये भी काम नहीं करने वाला। लीम को अगर आप एलिवेट कर रहे हैं तो वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी सर्कुलेशन क्या हुआ है, कॉम्प्रोमाइज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। मान लीजिए लेफ्ट लेग में बर्न इंजरी हुआ था, उसमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया, और उस लिम्ब को आपने और उठा दिया, तो वैसे तो आर्टेरियल सप्लाई नहीं जा पा रहा था कंपार्टमेंट सिंड्रोम के कारण, और आपने पैर को और उठा दिया, और उठा देने से क्या होगा, हार्ट को और मेहनत करना पड़ेगा ग्रेविटी अगेंस्ट ब्लड देने के लिए, तो दिक्कत और बढ़ेगा ना कि कम होगा। अप्लाई वार्म कंप्रेशन भी इसमें कोई फायदा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी नहीं होगा। राइट आंसर क्या है, प्रिपेयर द पेशेंट फॉर एस्कारोटोमी, ये है राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ ड्रेसिंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर पार्शियल थिकनेस वर्न ड्यूरिंग अर्ली एक्यूट फेज। तो क्वेश्चन क्या है कि सेम बर्न टॉपिक से है, पूछा है कि एक पार्शियल थिकनेस बर्न हुआ है, हमारा जो बर्न इंजरी है इसको कैटेगराइज किया गया है दो तरह से, एक डीपनेस को लेके कि कितना डीप है बर्न, कितना अंदर तक घाव गहरा है, और एक है एरिया को लेके कि कितना एरिया तक फैला हुआ। एक ये अगर स्किन है, स्किन ले, तो ये कितना लेयर तक अंदर घुसा है बर्न इंजरी, और एक कितना एरिया कवर हुआ है बर्न से, उस हिसाब से ये डिवाइडेड है। तो ज़्यादातर हम जब पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, तो उसको डायग्नोसिस कैसे लिखते हैं कि 45 to 50% TBS है, ये होता है एरिया, टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न। उसके ऊपर क्या लिखते हैं, 3rd डिग्री बर्न, 4th डिग्री बर्न, 2nd डिग्री बर्न, ये आता है उसका डीप, कि कितने अंदर तक स्किन लेयर हो, टिश्यू लेयर हो, इंजरी हुआ है, ठीक। तो इसमें क्या था, एक पार्शियल थिकनेस बर्न, ठीक। पार्शियल थिकनेस बर्न यूजुअली 2nd डिग्री का होता है, कभी कभी 3rd डिग्री तक भी जा सकता है। तो क्या पूछा है कि एक्यूट सिनेरियो है, एक्यूट फेज में है, पार्शियल थिकनेस बर्न हुआ है, तो ड्रेसिंग कैसे करेंगे। ऑप्शन में है ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग, ऑप्शन बी है हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग, ऑप्शन सी है सिल्वर सल्फाडाइजिन इम्प्रेग्नेटेड गॉस, एंड ऑप्शन डी है ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग। तो इसमें राइट आंसर है, ज़्यादातर एक्यूट फेज में चाहे कोई भी बर्न हो, कोई भी थिकनेस का हो, कोई भी डिग्री का हो, या फिर कितना भी एरिया कवर हो, उसमें सबसे अच्छा ड्रेसिंग है SSD, सिल्वर सल्फाडाइजिन। तो ऑप्शन सी क्या बोला है, सिल्वर सल्फाडाइजिन इम्प्रेग्नेटेड, मतलब एक गॉज को SSD सिल्वर सल्फाडाइजिन से पूरा भिगोया गया है, उससे हम ड्रेसिंग करेंगे।
तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसको शॉर्ट में SSD भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर ए क्लाइंट विथ फेशियल बर्न्स। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? फेशियल बर्न। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन टू टेक फर्स्ट? तो बर्न इंजरी में जब भी इमरजेंसी केयर पढ़ते हैं तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज आता है फेशियल बर्न। कोई भी पेशेंट का फेशियल बर्न हो या फिर इनहेलेशन बर्न हो या फिर बर्न टू हेड एंड नेक रीजन, हेड एंड नेक इन्वॉल्व हो बर्न इंजरी में, तो उसमें क्या करते हैं, उस पेशेंट को कुछ समय बाद, या अगर बर्न इंजरी थोड़ा पुराना है, थोड़ा पुराना मतलब 2 घंटा 3 घंटा पहले बर्न इंजरी हुआ है, कहाँ पे हुआ है? फेस रीजन पे, हेड एंड नेक रीजन पे, या इनहेलेशन बर्न हुआ है। ठीक है, इस सब बर्न में एक स्पेशल प्रॉब्लम होता है। क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि ये सब के कारण क्या होता है, एयरवे में इडिमा हो जाता है। एयरवे में इडिमा ऊपर से चाहे दिखाई ना दो, कि ऊपर से नहीं दिखेगा। इनहेलेशन बर्न में क्या ऊपर से कुछ नहीं दिखेगा कि क्या बर्न इंजरी है, कुछ नहीं, लेकिन अंदर क्या होगा, अंदर का म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, अंदर का जो टिश्यू लेयर्स है वो क्या होंगे, हो गए होंगे बर्न। और बर्न होने के बाद हमें पता है बॉडी हो जाता है इन्फ्लेम, स्वेलिंग हो जाता है। तो स्वेलिंग हो जाएगा, अगर एयरवे में इडिमा हो जाएगा तो क्या होगा, अंदर एयर जाने में तकलीफ होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। तो इसीलिए पेशेंट हमारे सामने आ गया, फेशियल बर्न है, इनहेलेशन बर्न है, या हेड एंड नेक रीजन में कोई बर्न इंजरी है, तो सीधा प्रोफाइलेक्टिकली उसका सबसे पहले एयरवे पेटेंसी चेक करते हैं। अगर हो सके, लग रहा है कि आगे जाके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, तो इंटूबेट किया जाता है। यह एक इम्पोर्टेंट इमरजेंसी केयर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए में है इंसर्ट यूरिनरी कैथेटर, ऑप्शन बी में है एस्टेब्लिश आईवी एक्सेस, ऑप्शन सी में है एसएस एयरवे पेटेंसी, ऑप्शन डी में है एडमिनिस्टर टिटानस प्रोफाइलैक्सिस। तो ये सब बर्न केयर के अंडर में आता है, लेकिन फेशियल बर्न में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एसएस एयरवे पेटेंसी, क्योंकि इसमें एयरवे में इडिमा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नर्स इज टीचिंग ए पेशेंट अबाउट प्रेशर गारमेंट थेरेपी पोस्ट बर्न, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ यूजिंग प्रेशर गारमेंट्स? तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज है प्रेशर गारमेंट। बर्न इंजरी में प्रेशर गारमेंट रिकवरी फेज में यूज किया जाता है। ठीक, तो ये प्रेशर गारमेंट 2 कारण के लिए बर्न केसेस में यूज करते हैं। सबसे पहला तो स्कार फॉर्मेशन, स्कार फॉर्मेशन को मिनिमाइज करने के लिए, टू मिनिमाइज स्कार फॉर्मेशन, और दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंशन। स्कार फॉर्मेशन को कैसे मिनिमाइज करेगा कि प्रेशर गारमेंट है, एक टाइट क्लॉथिंग होता है, ठीक है, जैसे स्टॉकिंग्स पढ़ा होगा, डीवीटी स्टॉकिंग्स देखे होंगे, डीवीटी स्टॉकिंग्स, वैसे ही ये कुछ कुछ रहता है, टाइट गारमेंट रहता है। ये क्या करता है, ऊपर से प्रेशर अप्लाई करके रखेगा, तो जिसके कारण क्या, स्कार फॉर्मेशन कम होगा। और उसके अलावा ये क्या करेगा, अगर लिम्स में यूज करेंगे, लिम्स में या जैसे हमारे कुछ जो जॉइंट्स जगह है उस जगह पे यूज करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंट कर दे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिनिमाइज स्कार फॉर्मेशन एंड हाइपरट्रोफिक स्कैरिंग। ये है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग फ्लूइड रिसक्सिटेशन इन ए बर्न पेशेंट, व्हिच फाइंडिंग इंडिकेट्स द रिसक्सिटेशन इज इफेक्टिव? ये भी बर्न से आया है। क्वेश्चन पूछा है कि फ्लूइड रिसक्सिटेशन के टाइम पे अर्ली फेज में या फिर एक्यूट सिनेरियो में क्या करते हैं हम, कोई मेजर बर्न पेशेंट आए तो उसमें हम फ्लूइड रिसक्सिटेशन करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट हमारा प्राइमरी गोल है, फ्लूइड रिसक्सिटेशन, हाइपोवोलेमिया को प्रिवेंट करना, क्योंकि बर्न इंजरी में हमारे ज़्यादातर टिश्यू सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं और जितना भी वाटर कंटेंट है बॉडी का वो जल जाता है, तो सीधा वो हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है फ्लूइड रिसक्सिटेशन। देखा होगा पेशेंट आते ही आईवी एक्सेस करके आरएल के ऊपर आरएल दिया जाता है, कैलकुलेट करके दिया जाता है, उसका एक फॉर्मूला है जिसको क्या बोलते हैं, पार्कलैंड फॉर्मूला।
पार्किलन फार्मूला के बारे में सुना होगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आता है। पार्किलन फार्मूला क्या है? पार्किलन फार्मूला ये बर्न पेशेंट में फ्लूइड कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। याद रखना 4 ml इंटू बॉडी वेट, किसका? पेशेंट का। बॉडी वेट इन केजी इंटू TBSA, टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न परसेंटेज। ठीक है, 4 ml यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 60 kg का इंसान है जिसका 50% बर्न इंजुरी है, तो इसमें टोटल फ्लूइड कितना रिक्वायरमेंट है, और ये कितना ड्यूरेशन के लिए बताता है? 24 आवर में कितना फ्लूइड चाहिए। ठीक है, तो पेशेंट क्या था? 60 kg का पेशेंट था, 50% बर्न इंजुरी था, टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न था 50%। तो क्या करेंगे? 4 ml इंटू बॉडी वेट कितना? 60 इंटू TBSA कितना है? 50। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 इंटू 60 इंटू 50 हो जाएगा अराउंड 12,000 ml। ठीक है, तो फिर इसको और एक दूसरा स्टेप होता है। हमें मिल गया कि 24 आवर में 1200 ml उसको फ्लूइड देना है, प्रिफरेबली RL लिया जाता है, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। तो ये जो 1200 ml जो हमें RL मिला, यहाँ फ्लूइड मिला, इसको डिवाइड करते हैं। पहले 8 घंटे में हाफ देंगे और दूसरे 16 घंटे में नेक्स्ट हाफ देंगे। मतलब पहले 8 घंटे में हम उसको 6000 ml दे रहे हैं, दूसरे 16 घंटे में हम 6000 ml देंगे। ऐसे करके हम 24 आवर में उस बर्न इंडिविजुअल को फ्लूइड दिया जाता है। यही होता है फ्लूइड रिसक्सिटेशन में इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो अभी एक पेशेंट को फ्लूइड रिसक्सिटेट कर रहे हैं या उसको फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हम जितना फ्लूइड दे रहे हैं वो इफेक्टिव है? कैसे पता चलेगा? ऑप्शंस में है यूरिन आउटपुट ऑफ 15 ml पर आवर, ऑप्शन बी है हार्ट रेट ऑफ 130 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन सी है सेंट्रल वेनस प्रेशर ऑफ 2 mmHg, ऑप्शन डी है यूरिन आउटपुट ऑफ 0.5 to 1 ml पर kg। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरिन आउटपुट 0.5 to 1 ml पर kg पर आवर। मतलब क्या कि पेशेंट 60 kg का था। ठीक है, मान लीजिए उसमें मिनिमम यूरिन आउटपुट पर kg के हिसाब से 0.5 मतलब आधा ml। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 60 इंटू 0.5 पर आवर इंटू 60। अब इसको छोड़ दीजिए, वैसे भी सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 60 kg का इंडिविजुअल है, 0.5 ml के हिसाब से कितना यूरिन देगा। सिंपली इसका आंसर हो जाएगा इसका आधा 30 ml, मतलब हर एक घंटे में 30 ml यूरिन आउटपुट निकल रहा है। तो नॉर्मल यूरिन आउटपुट पर आवर होता है रिसक्सिटेशन के टाइम पे मिनिमम 30 ml आना चाहिए, ये याद रखना। चाहे ये बर्न इंजुरी में हो या हम किसी किडनी इंजुरी पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं या किसी ऐसे पेशेंट में जिसको हम आइनोट्रॉप्स दे रहे हैं, तो मिनिमम 30 ml यूरिन आउटपुट होना चाहिए। इसका मतलब क्या, किडनी सही से काम कर रहा है, एडिक्वेट फ्लूइड पेशेंट के बॉडी में है, इसीलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब ऑप्शन में 15 ml पर आवर यूरिन आउटपुट बहुत कम है। हार्ट रेट 130 मतलब बॉडी में फ्लूइड कम है, इसीलिए हार्ट रेट ज़्यादा है। सेंट्रल वेनस प्रेशर 2 mmHg इसमें लोअर बॉर्डर पे है। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल वेनस प्रेशर लोअर बॉर्डर पे है और पेशेंट को थोड़ा ज़्यादा फ्लूइड चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी इसमें नहीं होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मिनिमम यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए? 30 ml पर आवर। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन यूरिन को लेके कहाँ पे पूछता है, जब हम प्री एक्लाम्सिया एक्लाम्सिया पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट देते वक्त भी अगर किसी का मैग्नीशियम सल्फेट से ट्रीटमेंट चल रहा है तो यूरिन आउटपुट देखना है और उसमें मिनिमम यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर होना चाहिए। ठीक, क्योंकि एवरेज वेट हम 60 to 70 लेते हैं, तो उस हिसाब से 30 ml पर हमारा यूरिन आउटपुट होना चाहिए। नेक्स्ट MCQ देखते हैं।
इन द इमरजेंट फेज ऑफ बर्न इंजुरी द नर्स एंटिसिपेट्स विच इलेक्ट्रोलाइट abnormality। इमरजेंट फेज, अर्जेंट से भी ऊपर, मतलब पहला फेज एक्यूट सिनेरियो कि पेशेंट जस्ट अभी रिसीव हुआ है, अभी जस्ट उसको बर्न इंजुरी है, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए में है हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन नंबर बी में है हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन नंबर सी हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन नंबर डी हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम आयन की कमी, हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम आयन की कमी, हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम आयन इंक्रीज होगा, हाइपरनेट्रीमिया मतलब सोडियम आयन इंक्रीज होगा। तो बर्न इंजुरी का एक्यूट फेज में क्या होता है, इसको सिंपल से समझते हैं। ये है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के आसपास क्या होता है, बहुत सारे सेल्स। मान लीजिए ये पूरे बॉडी के सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बर्न इंजुरी है। बर्न इंजुरी में क्या होता है, ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होंगे। ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होने से क्या होगा, उसके अंदर से एक्सुडेट्स, उसके अंदर से आयन्स सब कुछ रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होके कहाँ गिरेंगे, वो गिरेंगे ब्लड वेसल के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, यानी सेल के अंदर जो स्पेस होता है, उसमें सबसे ज्यादा जो काटायन मिलता है वो क्या है, पोटासियम है। और जब सेल डिस्ट्रॉय होगा, बर्न इंजुरी में बर्न होता है, बर्न से ब्लड सेल, नॉर्मल स्किन सेल्स या ऑर्गन सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं। और जब ऑर्गन सेल्स या ऐसे मिलियंस ऑफ सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे, और वो डिस्ट्रॉय होंगे तो रिलीज क्या करेंगे अपने अंदर से, पोटासियम। कहाँ पे रिलीज करेंगे, सब ब्लड वेसल पे। ये डिस्ट्रॉय होने के बाद ब्लड वेसल का ही काम है एक्सुडेट सबको लेके फिल्टर आउट करना। तो एक्सुडेट्स की जगह यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, सेल के अंदर से पोटासियम, क्योंकि वहां पे भर्ती था पोटासियम। सबसे ज्यादा इंट्रासेल्युलर जो काटायन होता है सेल के अंदर, वो होता है पोटासियम। तो सेल डिस्ट्रॉय होने से पोटासियम ही रिलीज होगा, तो क्या दिखाई देता है, हाइपरकैलेमिया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एमसीक्यूज बन के एग्जाम्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A nurse is evaluating the effectiveness of wound care in a client with burn injury। क्या देख रहे हैं कि एक नर्स इफेक्टिवनेस ऑफ वुंड केयर की, जो वुंड केयर उनको मिल रहा है, जो ड्रेसिंग उनका हो रहा है, वो कितना इफेक्टिव है उसको एसेस कर रहे हैं। व्हिच फाइंडिंग इज पॉजिटिव साइन ऑफ हीलिंग। पॉजिटिव साइन ऑफ हीलिंग मतलब कोई कुछ अच्छा हो रहा है, हील हो रहा है, कैसे पता चलेगा। ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ स्कार, ऑप्शन बी इंक्रीज इन वुंड साइज, ऑप्शन सी ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, ऑप्शन डी थिक येलो ड्रेनेज। तो ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ स्कार प्रॉब्लमेटिक है, ऑप्शन बी इंक्रीज इन वुंड साइज बढ़ रहा है मतलब प्रॉब्लम बढ़ रहा है, ऑप्शन डी थिक येलो ड्रेनेज। थिक येलो ड्रेनेज क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉज। पॉज मतलब इन्फेक्शन है। तो राइट आंसर क्या है, ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन। हेल्दी टिश्यू फॉर्मेशन को बोलते हैं ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन। ग्रैनुलेशन टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये टिश्यू पिंक इन कलर होता है। पिंक क्यों, क्योंकि इसके अंदर ब्लड सप्लाई हो रहा होता है। ये तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन एक हेल्दी साइन है। वो किसी भी वुंड में हो, बेडसोर में हो या फिर कोई ट्रॉमेटिक वुंड हो, उसमें अगर ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन हो रहा है मतलब वो हील हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A client with an electrical burn is admitted to the emergency department. Which of the following assessment is highest priority? तो क्वेश्चन क्या है कि क्लाइंट है जिनका इलेक्ट्रिकल बर्न इंजुरी है। बर्न इंजुरी में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिकल बर्न। जो बर्न इंजुरी होता है वो कई तरह के होते हैं, उसमें से एमसीक्यूज ज़्यादातर आते हैं थर्मल बर्न, जो कि जनरली हम प्रीवियस एमसीक्यूज में जो सब डिस्कस किए वो ज़्यादातर थर्मल बर्न्स हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल बर्न से क्वेश्चन आ सकते हैं, और एक एसिड बर्न या केमिकल बर्न। एसिड भी हो सकता है, वो अल्कालाइन सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो एसिड भी जैसे जला सकता है, स्ट्रॉन्ग अल्काली भी ऐसे बर्न इंजुरी कर सकता है। ये याद रखना हमेशा कि हमने सुना होगा कि एसिड से बर्न इंजुरी होता है, उसमें बस लिमिट नहीं है, बर्न इंजुरी अल्कालाइन सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या था, एक क्लाइंट विद एन इलेक्ट्रिकल बर्न इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल बर्न से है, तो इलेक्ट्रिकल बर्न में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है कार्डियक मॉनिटरिंग। ठीक है,
जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हम डिफिब्रिलेशन के टाइम में जो एबनॉर्मल रिदम्स होता है उसको बंद कर सकते हैं। तो सोचिए, एक अगर हाई वोल्टेज का करंट हमारे बॉडी के अंदर पास करेगा तो वो एरिथमिया भी कॉज कर सकता है। सेम इलेक्ट्रिसिटी उसी से ट्रीट कर सकता है तो वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन भी ला सकता है। क्योंकि ये जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल, हार्ट के ऊपर जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है, जो इम्पल्स ट्रैवल करता है, उसको ये डिसरप्ट कर देता है, इसीलिए एरिथमिया हो सकता है, एरिथमियास डेवलप कर सकते हैं। तो उसी को देखने के लिए क्या इलेक्ट्रिकल बोर्ड में कार्डियक मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विथ केमिकल बर्न्स। ठीक है, ये आ गया केमिकल बर्न से क्वेश्चन। थर्मल बर्न, इलेक्ट्रिकल बर्न एंड केमिकल बर्न। केमिकल बर्न मतलब लिक्विड, ज़्यादातर लिक्विड हो सकता है या फिर पाउडर फॉर्म में हो सकता है। केमिकल बर्न टू द आइस, कहाँ पे गिरा है? आइस पे। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग दिस इंजुरी? तो केमिकल बर्न पे याद रखना है हमेशा कि सबसे पहले क्या करना है, अगर केमिकल बर्न लिक्विड हो तो सबसे पहले जाके उसको स्टेराइल वाटर, प्रिफरेबली स्टेराइल वाटर, तो हमेशा तो स्टेराइल वाटर आसपास नहीं होगा, तो जितना हो सके साफ पानी, जितना हो सके क्लीन वाटर से पहले धोना है, अगर वो लिक्विड हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें एसिड गिरा है तो हम अल्कालाइन सॉल्यूशन ढूंढेंगे, इसमें टाइम की बर्बादी होगा। ठीक है, एसिड के कांटेक्ट में जितना स्किन रहेगा उतना बर्न होता रहेगा, तो सबसे पहले धोना है, हटाना है। अगर पाउडर फॉर्म में हो, कोई केमिकल पाउडर फॉर्म में हो जो बर्न इंजुरी कॉज कर रहा है, तो सबसे पहले ब्रश आउट करना है। ब्रश आउट या डस्टिंग जिसको बोलते हैं। जैसे हम कभी बाल कटवाने जाते हैं, बाल सब गिर जाता है काटने के बाद, तो जो सैलून वाला होता है क्या करता है, ब्रश करके सब झाड़ देता है, वैसे ही ब्रश आउट करना है, क्योंकि पाउडर है। उसके बाद जो रह गया उसको पोंछना है या पानी से निकालना है। ठीक है, अगर डायरेक्ट उसके ऊपर पानी अप्लाई कर देंगे तो कभी कभी वो स्किन में चिपक जाता है, पाउडर फॉर्म में जो केमिकल्स होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट्स हैं, इसके ऊपर ही एमसीक्यूज आते हैं। तो अभी क्या पूछा था कि एक केमिकल बर्न हुआ है आइस के ऊपर, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग दिस इंजुरी? अप्लाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, ये नहीं है, ये फर्स्ट एड से क्वेश्चन है फर्स्ट एड से कि पहला मैनेजमेंट क्या करें। प्लेस एसिड ओवर बोथ एस, गिरने के बाद एसिड देने से क्या और क्या फायदा? इंस्टिल टॉपिकल एनेस्थेटिक ड्रॉप, एनेस्थेटिक ड्रॉप का भी कोई रोल नहीं है इसमें राइट आंसर है क्या, फ्लश द आइस विथ कोपियस स्टेराइल वाटर और सलाइन। जितना हो सके साफ पानी, अगर स्टेराइल वाटर या सलाइन वाटर मिल रहा है तो वो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं है तो किसी फैक्ट्री में हुआ है या मान लीजिए घर पे हुआ है तो स्टेराइल वाटर तो मिलेगा नहीं, तो जितना हो सके साफ पानी से, पीने का पानी से धोना है। अगर लिक्विड हो तो, पाउडर हो तो जैसे नॉर्मली डस्टिंग करते हैं, ब्रश आउट करके पहले जितना हो सके निकालना है, बाकी सबको धोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट केमिकल बर्न इज करेक्ट एंड शुड बी इंक्लूडेड इन टीचिंग? तो इसमें क्या पूछा है कि केमिकल बर्न के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूट्रलाइजिंग एजेंट शुड ऑलवेज यूज्ड इमीडिएटली, देखना ये कीवर्ड्स है। ऑप्शन बी अल्काली बर्न्स आर लेस सीवियर देन एसिड बर्न्स। ऑप्शन सी बोला है रिमूव कॉन्टामिनेटेड क्लोथिंग बिफोर इरिगेशन। ऑप्शन डी बोला है ड्राई केमिकल्स शुड बी इरिगेटेड इमीडिएटली विथ वाटर। तो हर एक का मीनिंग को समझते हैं। ऑप्शन ए क्या बोला है, न्यूट्रलाइजिंग एजेंट। मान लीजिए एसिड गिरा है तो हमें अल्काली यूज करना है, बेस सॉल्यूशन, तो उसमें टाइम की बर्बादी। एसिड गिरा है तो हम बेस अगर ढूंढेंगे तो वो तो एक न्यूट्रलाइज तो कैसे करेगा वो छोड़िए, वो बेस भी जो होगा वो भी स्किन को इंजुरी करेगा, वो भी बर्न कच कर सकता है। तो इसीलिए न्यूट्रलाइजिंग सॉल्यूशन ढूंढना नहीं है, सबसे सेफ क्या है, स्टेराइल वाटर या जितना हो सके क्लीन वाटर या सलाइन वाटर से धोना है। अल्काली बर्न्स आर लेस सीवियर देन एसिड बर्न्स, ऐसा नहीं है, अल्काली बर्न्स भी बहुत सीवियर होते हैं, वो भी स्किन को उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं।
ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, ड्राई केमिकल शुड बी इरिगेटेड इमीडिएटली विथ वाटर। नहीं है, ड्राई केमिकल्स को वाटर के साथ इरिगेट नहीं करना है तो स्किन में चिपक सकते हैं। सबसे पहले इसको ब्रश आउट करना है, झाड़ के निकालना है। ऑप्शन नंबर सी बोला है रिमूव कॉन्टामिनेटेड क्लोथिंग बिफोर इरिगेशन। ये है राइट आंसर। अगर केमिकल बर्न है, कपड़ों पे लगा है, वो बर्न केमिकल जो बर्न कर सकता है, वो केमिकल अगर कपड़ों पे लगाना है तो पहले उसको हटाना है कपड़ों को, ठीक है। उसके बाद इरिगेट करना है, धोना है, साफ सफाई करना है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिकल इंजुरी, इलेक्ट्रिकल बर्न इंजुरी। इसका मतलब व्हिच कॉम्प्लिकेशन इज नर्स मोस्ट कंसर्न अबाउट ड्यूरिंग द इनिशियल 24 आवर्स। तो मैंने बोला था इलेक्ट्रिकल बर्न में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कार्डियक अरिथमिया। तो ऑप्शन नंबर ए में है वुंड इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर बी में है रेनल फेल्योर, ऑप्शन नंबर सी में है कॉन्ट्रैक्चर्स है, ऑप्शन नंबर डी में है हाइपोट्रोफिक स्कैनिंग। तो इसमें कार्डियक अरिथमियास नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल बर्न में और एक इंपॉर्टेंट चीज है रेनल फेल्योर। इसका राइट आंसर है रेनल फेल्योर। अभी देखेंगे क्यों। ठीक, तो थर्मल बर्न में, थर्मल बर्न में क्या प्रॉब्लम हुआ, मतलब आग लगने से, गर्म पानी गिरने से जो बर्न हुआ वो थर्मल बर्न। उसमें क्या होता है, हम देखिए हाइपरकेलेमिया होता है। और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हाइपोवोलेमिया से। तो मैनेजमेंट भी वैसे होता है, उनको फ्लूइड के ऊपर फ्लूइड दिया जाता है। इलेक्ट्रिकल बर्न में तो हाइपरकेलेमिया होगा, अगर बहुत हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी गया है तो हाइपोवोलेमिया भी हो सकता है, बॉडी में आग भी लग सकता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल बर्न में इंपॉर्टेंट क्या है, हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अरिथमियास होगा, कार्डियक एरिथमिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज होता है क्या, जब होल बॉडी, थ्रू आउट बॉडी इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो हर एक वो मसल फाइबर को जला देता है। किसको जला देता है, मसल फाइबर या मसल टिश्यू को। मसल टिश्यू इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जब मसल टिश्यू डिस्ट्रॉय होता है तो क्या रिलीज होता है, जब मसल टिश्यू डिस्ट्रॉय होता है तो उसमें से मायोग्लोबिन रिलीज होते हैं, मसल प्रोटीन हैं। और ये मायोग्लोबिन पूरा ब्लड में घूमते रहेंगे, ब्लड में घूमेंगे तो बॉडी फिल्टर करने को कोशिश करेगा, ठीक है। मसल डैमेज होता है, ब्लड फिल्टर, ये बॉडी मायोग्लोबिन को फिल्टर करने के लिए कोशिश करता है। तो किडनी के ऊपर क्या होता है, लोड पड़ता है, लोड ऑन किडनीज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो ये मसल टिश्यू डिस्ट्रॉय हो रहा है इसी को बोलते हैं रैप्डोमायोसिस, रैप्डोमायोलाइसिस। लाइसिस मतलब टूटना, इसमें मसल टिश्यू क्या होता है, मसल सेल्स, मसल फाइबर्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। क्यों, इलेक्ट्रिसिटी उनके थ्रू से गया है, ठीक है। तो ये सब जाके क्या किडनी में जो रेनल ट्यूबल्स होते हैं उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। ये प्रोटीन फिलामेंट्स, ये प्रोटीन पार्टिकल्स लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं। तो इसीलिए क्या AKI में चला जाता है पेशेंट, रेनल फेल्योर, एक्यूट रेनल फेल्योर में, ठीक है। ये कुछ चीजें याद रखना है। इलेक्ट्रिकल बर्न में कार्डियक अरिथमिया के साथ साथ क्या होता है, रैप्डोमायोलाइसिस। इसमें से MCQs बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर ए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल बर्न द नर्स नोट्स डार्क रेड ड्यूरिंग, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एक्शन। क्या है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल बर्न हुआ है तो नर्स क्या नोट कर रहे हैं उसमें कि डार्क रेड यूरिन आ रहा है, कि कोई इलेक्ट्रिकल बर्न का पेशेंट है और कैथेटराइज किया गया, देखा गया कि डार्क रेड यूरिन आ रहा है। व्हाट इज एप्रोप्रिएट एक्शन। तो डार्क रेड यूरिन अगर इलेक्ट्रिकल बर्न में आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है रैप्डोमायोलाइसिस, जिसके कारण हुआ है AKI। मायोग्लोबिन सब यूरिन के साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैनेज कैसे करते हैं,
जैसे बहुत सारा मायोग्लोबिन हो गया, वो स्टक हो जा रहा है जाके रेनल ट्यूब्यूल्स में, तो हम उनको डाइल्यूट करेंगे, ब्लड को और डाइल्यूट करेंगे। तो उसके लिए क्या, फ्लूइड मैनेजमेंट ने किया है, फ्लूइड देना है। तो क्या होगा, जो मसल फिलामेंट्स हैं, जो मसल प्रोटीन्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो डाइल्यूट होते जाएंगे। तो राइट आंसर है इसमें, इंक्रीज आईवी फ्लूइड्स एंड नोटिफाई द प्रोवाइडर, कि पेशेंट केआई में जा रहा है रैब्डोमायोलाइसिस के कारण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट टॉपिक बर्न से, बर्न में तो सबने नॉर्मल क्वेश्चंस डिस्कस किया होगा कि बर्न इंजरी हुआ है, ये कॉम्प्लिकेशन आता है, केआई में जाता है, हाइपोरकेलेमिया, वो सब भी क्वेश्चन थे यहाँ पे। उसके अलावा ये सब कुछ एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं इलेक्ट्रिकल बर्न के ऊपर, केमिकल बर्न के ऊपर, या तो ये सब के बारे में और पढ़िए और अपने प्रिपरेशन को ऐसे आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, फिर से मुलाकात होगी और एक नए सेशन में कुछ और इंफॉर्मेटिव एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।